ट्राई करूँ। आ जाइए। मेरे कमेंट सर। गुड आफ्टरनून बोल दीजिए। थैंक यू। हाँ, अपने बारे में परिचय दें, जिला और अपने नाम को छोड़कर। सर मैं गुड आफ्टरनून बोल रहा हूँ। सबसे पहले गुड आफ्टरनून। सर मैंने अपना प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट करने के बाद अपना ग्रेजुएशन देवघर कॉलेज देवघर से सिद्धू कानून मोदी यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री से 2013 में कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने 2014 में एज ए लोअर डिविजनल क्लर्क मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ज्वाइन किया और अभी मैं एज ए सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नेवी ब्रांच में कार्यरत हूँ। और इस दौरान मैं मेरी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज रही है वो हिंदी दिवस पखवाड़ा में मैंने लगातार 5 वर्षों से अपने डायरेक्टरेट के लिए परफॉर्म किया हूँ। मेरी हॉबी डायरी राइटिंग है और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी। सर आप देवघर जिले से हैं कुंदन जी। देवघर का 3-4 चीज खासियत बताइए। एक सोशली सामाजिक रूप से वो क्यों महत्वपूर्ण है, एक आर्थिक रूप से, एक सांस्कृतिक रूप से, एक पर्यावरणीय रूप से। सर जहाँ तक सामाजिक रूप से बात है, देवघर एक मल्टी कल्चरल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर संथाल परगना का एक डिस्ट्रिक्ट होने के नाते जनजातीय विशेषता भी पाई जाती है, अन्य जातियों के समागम के साथ में। दूसरी सर यदि आर्थिक विशेषता देखें तो देवघर छोटा नागपुर पठार पर अवस्थित होने के कारण से मिनरल्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी रिच है और मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री भी यहाँ पर है। यदि हम धार्मिक रूप से भी देखें सर तो देवघर में भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम है और यह एकमात्र ऐसा धाम है ज्योतिर्लिंग है भारत में जहाँ पर शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों साथ साथ हैं। और यदि मैं इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हाल ही के वर्षों में देखने को मिला है और ये सब समस्या। आप देवघर में रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अनुसूचित जाति जनजाति जो वहाँ की है इससे कहीं बात करती हो। ये बताइए कि बिहार में अनुसूचित जाति और या जनजाति दोनों का बताइए। बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति 2011 का रेशियो लेते हैं तो प्रतिशतता में बताइए कितना है। सर यदि बिहार में हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.3% पॉपुलेशन ऑफ डेमोग्राफी ऑफ बिहार एज पर 2011 है और 15.9% अप्रॉक्स SC की पॉपुलेशन बिहार में। कंफर्म है 50.9 सर अप्रॉक्स सर 15.9 बिहार की जनजाति और झारखंड की जनजाति में क्या डिफरेंस है सर? चूँकि झारखंड बिहार का ही एक पार्ट 2000 के पहले था तो जनजातीय रूप से जो बिहार की जनजाति है वो झारखंड का ही एक्सटेंशन पार्ट है। इसके बीच में कुछ विशेष जनजाति है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ की जनजातियाँ झारखंड की जनजातियों से ज़्यादा डेवलप, इसका कारण क्या है? सर झारखंड का जब विभाजन किया गया था तो इसके पहले जनजाति विशेषता को भी ध्यान में रखा गया था और वे सारे जिले जहाँ पर जनजातीय रूप से काफ़ी ज़्यादा पिछड़े थे और उन सारे जिलों को बिहार से अलग किया गया और इसलिए दोनों के जनजातियों में एक तरह से संपन्नता की दृष्टिकोण से अंतर। मैंने पूछा कि बिहार की जनजातियाँ क्यों इतना डेवलप हो गई है एज कम्पेयर टू झारखंड की जनजाति? दोनों जनजातियाँ हैं, दोनों जनजातियाँ, लेकिन झारखंड वाली बिहार में ज़्यादा डेवलप। इसके पीछे सर जो सबसे प्रमुख कारण है, यदि हम बिहार की जनजाति कांग्रीगेशन को देखें, संकेंद्रण को देखें तो वो नालंदा में, रोहतास में और जो औरंगाबाद में है, जो एग्रीकल्चरल रूप से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है
और यहाँ पर एग्रीकल्चर की विशेष संभावना है जिससे जनजातीय जुड़े हुए हैं, इसलिए उसकी सफलता एक प्रमुख कारण है। जबकि झारखंड में जो जनजातीय एग्रीकल्चरल बेस जो है वहाँ पर बेहतर एग्रीकल्चरल बेस्ड फैसिलिटीज नहीं है, जिसके कारण से वहाँ की वहाँ पर तो औद्योगिक मिनरल्स है, सबसे अमूल्य चीज मिनरल्स है, यूरेनियम है, औद्योगिक हर एक सुविधा संपन्न होने के बाद क्यों पिछड़ा पड़ गया? सर यदि हम इसके मूल कारण को देखें तो 2-3 प्रमुख वजह हैं। यदि वो छोटा नागपुर एक्ट 1903 के एक्ट से देखें, जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर थी, तो मिनरल्स का जो प्रमुख एक तरह से मालिकाना हक वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जनजातीय उनसे अटैच नहीं थे। जब भारत की आज़ादी हुई तो उसके बाद में मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में डायरेक्ट आते हैं, जहाँ पर राज्य की हिस्सेदारी काफ़ी कम होती है और प्रत्यक्ष नियंत्रण भी राज्य सरकार की नहीं होती है, और इसलिए जनजातियों को उनका बेनिफिट जो है वो काफ़ी कम मिल पाया है। और यही कारण है कि मिनरल बेस्ड और मिनरल रिच स्टेट होने के बावजूद भी झारखंड की जनजातीय दृष्टिकोण से काफ़ी और आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़े हैं। और किस तो कारण होगा जो वहाँ की जनजाति पिछड़ी है? ये तो ठीक है, आपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बताया। सर यदि हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो जनजातीय हमेशा अपने सामाजिक जो वातावरण है उसको ज़्यादा तवज्जो देता है, उसी परिधि में वह रहना चाहता है। जबकि विकास जो है, ग्लोबलाइजेशन की जो एक धारा चली इस विश्व में, उनसे वो धीरे धीरे पिछड़ते चले गए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का डायरेक्ट रिलेशन ग्लोबलाइजेशन से था और इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया, जबकि उनको सांस्कृतिक रूप से अपने समृद्धि को बचाने के लिए इन लोगों ने जुड़ाव को महसूस नहीं किया और ये अपनी सोशल स्ट्रेंथ को बनाए रखते हुए ये पिछड़ते चले गए और सामाजिक कारण भी पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण। मान के चलिए आपको जनजातीय इलाका में एज SDM बना दिया सर जनजाति उत्थान के लिए क्या कीजिएगा? बिल्कुल नया इनोवेटिव आइडिया जो रटा है ना, बिल्कुल लगे कि हाँ आपके आने के बाद ही ये शुरू है। सर यदि कुछ प्रमुख प्रयास देखें तो मैं सबसे पहले जनजातियों का एजुकेशन के साथ जो जुड़ाव है उनको मैं बेहतर करने का प्रयास करूँगा, और जो जनजातीय क्षेत्र है उनकी कनेक्टिविटी को मैं मेन क्षेत्र जो है, मेन स्ट्रीम है, सिटीज़ के साथ में मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ट्रेनिंग के स्तर पर स्किल इंडिया मिशन जो भारत सरकार की चलाई जा रही है, इनसे मैं प्रत्यक्ष रूप से उनको रजिस्ट्रेशन कराने की फैसिलिटी दूंगा। ये सब तो है, ये पहले से चल रहा है। आप बताइए कुछ ऐसा नया चीज बताइए। सर जनजाति और प्रशासन, सर ये SDM आप प्रशासक हो, वो जनजाति है, तो आपके आने के बाद क्या चेंज होगा? वो योजना छोड़ दीजिए, वो कल्याण छोड़ दीजिए, सर आपके आने के बाद क्या लोग क्या फील करेंगे कि हाँ ये हमारे SDM साहब आए तो रियल में हमें ये लाभ मिला, या जो भी है जनजाति आपके बारे में रियल में फील करने लगे वहाँ इनके आने के बाद ही काम हुआ? सर इसके लिए सर जो भी जनजातीय इलाका है वहाँ पर मैं एक जनजातीय स्थानीय स्तर पर बोर्ड का गठन करूँगा, जिसके मेंबर जो होंगे वो जनजातीय लोग होंगे और जिसका जो अध्यक्ष होगा वो मेरे द्वारा अपॉइंट किया गया एक गणमान्य ऑफिसर हों, और मैं हमेशा चाहे साप्ताहिक दरबार हो या पाक्षिक दरबार हो, मैं प्रत्यक्ष अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज करूँगा, ताकि जनजातियों के मन में यह विश्वास आए कि जो SDM है वो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं और हमको मुख्य धारा से जोड़ने का एक अभी जनजातीय का मामला प्रधानमंत्री ने उठाया था जो काफ़ी फेमस हुआ था, क्या मामला था जो पूरे भारत भर में उसका चर्चा हुआ? सर जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री ने बिहार की एक जनजाति की चर्चा की थी, वो जनजाति का नाम है थारू जनजाति। उसमें ऐसा माना जाता है कि लॉकडाउन का जो हमने ये कल्चर को कोविड-19 के बीच में देखा, तो ये थारू जनजाति स्वयं अपने सामाजिक स्तर पर 60 दिन का एक लॉकडाउन के कल्चर 60 डेज सर, और ऐसी मान्यता है उसकी कि ये 60 डेज हम लोगों को घर से नहीं निकलना, ताकि जो छोटी छोटी बीज है जो अंकुरित होने वाली है वो किसी का पैर उस पर ना पड़े और वह बीज मर न जाए। इसलिए जो एक इन्वायरमेंट इनरिचमेंट की तरफ से एक बेहतर प्रयास किया जा सकता है। इस डिस्ट्रिक्ट में काला जनजाति बिहार के सर पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। अभी एक आंदोलन चल रहा था आपके जनजातीय था,
कौन सा आंदोलन जो काफी फेमस चल रहा है इंडिया में? सर इस बारे में मेरे को नहीं परफेक्ट नहीं। अरे ये बताइए, अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें जनजातियों का कौन सा ऐसा जो पुरानी परंपरा है उसको उसको बचाव के लिए कोरोना काल में आप यूज करना चाहते हैं? कौन सी उसकी तकनीक जो? सर यदि जनजातीय स्तर पर यदि हम देखें तो उसमें जो सामाजिक स्तर पर जिस तरह से उन लोगों में एक सेपरेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है, और वही सेपरेशन की प्रवृत्ति हम लोगों ने कोविड-19 के बचाव के लिए स्टार्ट किया है। तो सामूहिक परिवार के साथ रहते हैं। जनजाति तो सामूहिक सामूहिक परिवार को बढ़ावा देते हैं। सेपरेशन का जो कल्चर है, आप बोल रहे हैं कि वो सेपरेशन रखते हैं। इससे जनजातियों के स्तर पर जैसे सर देखा गया बिहार के और झारखंड या जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाके में कि जैसे ही कोविड-19 का इस आउटब्रेक हुआ तो जनजातियों ने अपने आप यह समझदारी को दिखाते हुए अपने गांव को स्तर पर लॉकडाउन कर दिया, और जिसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने नेशनल लेवल पर लॉकडाउन, स्टेट लेवल पर लॉकडाउन को प्रमोट किया। तो हम जनजातियों के स्तर पर जो लॉकडाउन की परंपरा है उस चीज़ को हमने नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट किया। तो 1 साल पहले याद होगा कि एक अमेरिकन नागरिक की हत्या हुई थी अंडमान और निकोबार में, किस जनजाति के द्वारा हुई थी? सर यदि आप मैं सर वहाँ पर जो प्रमुख जनजाति है अंडमान और निकोबार का एग्जैक्टली मेरे माइंड में अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घोषणा किया था 15 अगस्त 2020 को 3 वैक्सीन बनाया जा रहा है कोरोना का, ठीक है? कोरोना का 3 वैक्सीन का आप कौन कौन कंपनी बना रही है तो ये बताइए। इंडियन कंपनी जो भारतीय कंपनी को 3 विकसित कर रही है, 3 वैक्सीन कौन कौन सी? सर एक तो जितनी कंपनी का नाम मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन जो वैक्सीन है एक कोविशील्ड बना रहा, एक कोविशील्ड सर कोविशील्ड है, दूसरा है कोवैक्स है कि कोवैक्सीन है? कोवैक्सीन, और तीसरा वैक्सीन का नाम NPR, NRC, CA, इसमें डिफरेंस बता दीजिए तीनों। NPR क्या है, NRC क्या है और CA क्या है? NPR बेसिकली सर नेशनल पीपल रजिस्टर है। हमारे कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सारे लोगों की एक सूची है, जितने भी यहाँ पर निवास कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर सिर्फ इंडिया का है? नहीं, टोटल जितने भी सारे हैं, कौन नेबरियस कंट्रीज है या कोई भी माइग्रेट जो है। मतलब उसका क्राइटेरिया क्या है उसको देने के लिए NPR में नाम लाने के लिए? NPR में नाम को रखने के लिए जैसे अभी SCR अपडेट होने वाला है ना, तो उसमें किस आधार पर अपडेट किया जाएगा NPR? इसमें NPR कि हमारा जैसे NPR के अंदर हम आ गए, हमारा NPR है, तो उसमें हमारा किस तरह नाम होगा, कौन कौन आदमी आएंगे? तो उसमें बेसिकली सर जो प्रोविजन था उसमें बेस ईयर को लेकर जो 31 दिसंबर 2014 तक भी इंडिया में रह रहे थे, तो NRC में था, हमें NPR NPR का प्रोविजन NRC अलग से। NRC में से जो इंडियन ओरिजिन का है, जितना भी इंडिया का बेसिक मूल है, यानी कि नेबरियस स्टेट कंट्री से जो आए हुए हैं उन सारे को माइनस करके, और जो भी फॉरेनर इंडिया में रह रहे हैं, विभिन्न देशों के राजदूतावास में रह रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस के परसेप्शन से रह रहे हैं, तो जो फॉरेन जो रेसिडेंट्स हैं, जो फॉरेनर्स बेसिकली हम लोग कह सकते हैं, इन सभी को हटा दीजिए तो एग्जैक्ट जो इंडियन मूल के जो रेसिडेंशियल हैं उसके उन लोगों के बारे में हमको पता चलेगा जिनके बारे में हम लोग NRC में देखते हैं। इसको लाया क्यों गया था NRC?
सर यदि बेसिक रीजन एनआरसी को लाने के लिए देखा जाए तो हमारे यहाँ एक पॉपुलेशन आउटब्रेक है, और ऐसी स्थिति में जो फैसिलिटी हम लोगों को दे पा रहे हैं, पूरा नहीं पूछ रहे, जैसे एनआरसी आया तो ये सबसे पहले कब आया था? एनआरसी सर से एग्जैक्टली तो इसको सबसे पहले जैसे अपडेट किया गया असम असम। असम में क्यों अपडेट किया गया सबसे पहले? क्योंकि ये असम में बांग्लादेश के साथ में जब वार हुई थी तो एक मास पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स हुआ था बांग्लादेश से इंडिया असम। बांग्लादेश के साथ मार हुई थी, हम्म, कब हुई थी मार बांग्लादेश के साथ? 1971 का जो वार हुई थी। भारत का हुआ था? पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में भारत का एक इम्पोर्टेंट। सीएए क्या है? तो और सीए सर नागरिकता से रिलेटेड एक अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर में लाया था संसद के थ्रू। और इसमें से मुस्लिम को छोड़ करके जो प्रमुख रूप से 5 जाति है, 5 प्रमुख 6 जातियाँ जातियाँ की धर्म धर्म के लोग, 6 धर्म, जिसमें सर हिंदू है, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध। और मुस्लिम अगर अमेरिका का होगा तो 5 ही हुआ है। 5 ही। और केवल ये सर बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से देशों से कंसर्न। किस जैसे भारत ने जनसंख्या नागरिकता देने के लिए प्रावधान है, तो ये किस नागरिकता के प्रावधान के तहत इसको दिया था? इसमें बेसिक प्रावधान सर की जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो पीड़ित लोग हैं, जो इस धर्म से रिलेटेड जो पीड़ित लोग हैं, उन लोगों के लिए एक आश्रय प्रदान करने के लिए। जैसे भारत में कितने प्रकार से नागरिकता दिया जाता है? प्रमुख रूप से यदि देखें सर तो जन्म के आधार पर होती है, नागरिकता दी जाती है। हमारे पिता का जो जन्म स्थान है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं उसके अनुसार से भी नागरिकता मिलती है। तीसरा, यदि हम 10 ईयर तक किसी कंट्री भारत में रह हम रहे वही हैं, पूछ रहे हैं कि सीएए के तहत किसके तहत नागरिकता दिया जाए? किस ये जो प्रावधान है, किस प्रावधान के तहत उसको सीएए को दिया जाए? जो 10 ईयर का प्रोविजन है सर, जिसमें आपको 10 ईयर का रेसिडेंस का बेसिक है 10 ईयर 10 ईयर्स का। तो ये एक्ट है ना, नागरिकता अधिनियम कुछ तो है, उसका चलिए ठीक है, पूछिए आप। ये नागरिकता अधिनियम है, नागरिकता के लिए बनाया गया ना समग्र रूप से, तो कौन सा है? तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1951 करते हैं 51? और उसी को अमेंड करते हुए हम लोग वर्तमान चलिए, आप जॉब कर रहे हैं रक्षा मंत्रालय में, सर। तो राफेल अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसकी 3-4 खूबियाँ बता दीजिए। पहली खूबी यदि राफेल को का देखें तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है राफेल की वो काफ़ी अच्छी है अदर मिसाइल्स से। जो इसकी कॉम्पैटिबिलिटी है ये भी बेहतर है। दूसरी तरफ से इसकी भी मारक क्षमता देखें तो यह भी जो इसके समकक्ष में जो भी मिसाइल्स है उसके लिए बेहतर है। और तीसरी सर यह मल्टी बैलिस्टिक रोल प्ले करती है, एक ही साथ में 2-3 लक्ष्यों को यह भेज सकता है, और हम एक बड़े पैमाने पर बार रिजर्व मल्टी डायमेंशन क्या होता है? मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या होता है? मल्टी डायमेंशन का मतलब होता है कि यदि किसी के ऊपर में हमें आक्रमण करनी है तो मैं उसके ऊपर में आक्रमण भी कर सकता हूँ, कहीं पर यदि हमें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है तो मैं उसके थ्रू प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ अपने से। ये मल्टी ऑपरेशन की मतलब क्या होगा? ये मल्टी ऑपरेशन करता है मल्टी ऑपरेशन, हाँ, जो राफेल में मल्टी ऑपरेशन है। मल्टी ऑपरेशनल मल्टी ऑपरेशन का मीनिंग होता है कि जब हमें विभिन्न जो नेचर्स के ऑपरेशंस है जहाँ पर कोलेबोरेशन इस्टेब्लिश करने की बात है नेवी के साथ में या आर्मी के साथ में या एयर के साथ में, तो जो ऑपरेशन की जो अलग अलग डायरेक्शंस होगी, चाहे वो वाटर से हो या एयर से हो या थल से हो, तो इन सारे ऑपरेशंस में ये अपने तालमेल को एक बेहतर बना के रख सकता है, इसको मल्टी ऑपरेशन। किस जनरेशन का इंजन इसमें है? 5th जनरेशन। 5th जनरेशन
कंफर्म है? 4.5 जनरेशन। तेजस कौन सा है? तेजस बेसिकली सर एक इंडिजिनस ये कौन से जनरेशन का? सर सर अभी हाल फिलहाल में सीडीएस पद का सृजन हुआ है, सर ठीक है? तो कारण बता दीजिए क्यों सीडीएस का शॉर्ट बताइए। सर इसका बेसिक कारण है कि आर्म फोर्सेस के बीच में हम सिनर्जी को स्टैब्लिश करने में कारगिल वार में असमर्थ रहे थे, जिसके कारण हमें सीडीएस बनाने की जरूरत महसूस हुई। ऐसा और भी आगे कई बात तो देशों 1999 में हुआ था। अगर उतना ही जरूरत था तो उस समय क्यों नहीं बना? आज 20 साल के बाद क्यों बन रहा है, ये बताइए ना। सर उस समय हमें यह जरूरत महसूस हुआ पहली बार की जो हमारे आर्म फोर्सेस के बीच में एक तरह से सिनर्जी स्टैब्लिश नहीं पा रही है। इसके बाद आने वाले सभी सरकारों ने अपने स्तर से प्रयास किया, लेकिन वर्तमान संदर्भ में भारत का अपने नेबोरियस कंट्री से जुड़ी हुई जो चुनौतियाँ हैं वो ज़्यादा कठिन है, और इसलिए हमें तालमेल को एक सुनियोजित डायरेक्शन देने की जरूरत है, जिसके कारण प्राइम मिनिस्टर ने सीडीएस को establish किया। और भी कुछ होगा, टेक्नोलॉजिकल होगा, रिसोर्सेज होगा, ट्रेनिंग दूसरे होगा, से जो फाइनेंशियल है इम्पैक्ट होगा। बेसिक चीज़ है सर की जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है, जो प्लानिंग है, जो हम इसमें जॉइंटनेस देखते हैं एक्सरसाइज में, इन सारे चीज़ों में तालमेल बेहतर बनाने की जरूरत को मीट करने के लिए इसका ठीक है, तो आप बताइए नेवी में जो एनडीए से सेलेक्ट होकर आते हैं ऑफिसर, और उसके नीचे हायरकी बताइए इनका, ऑफिसर होता है। नेवी में सर जैसे सब लेफ्टिनेंट होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, फिर कमांडर होते हैं, फिर कैप्टन होते हैं, कमोडोर होते हैं, फिर रियर एडमिरल होते हैं, वाइस एडमिरल होते हैं, फिर एडमिरल होते हैं। आपने आपका जो काम का सेक्शन है वो नेवी सेक्शन, या कोई नेवी का लेटेस्ट ऑपरेशन बताइए। सर जैसे कि नेवी का लेटेस्ट ऑपरेशन एक हम लोग प्रहार के रूप में देख सकते हैं सर। कब हुआ था ये, किस ये प्रेजेंट में सर इसके बाद में नेवी का एक और ऑपरेशन है, जैसे स्वदेश के लिए अभी कोविड-19 से जुड़े हुए जो फॉरेन कंट्री से इंडियंस को वापस लाने के लिए स्वदेश योजना जैसी योजना नेवी ऑपरेशन, एयर ऑपरेशन, नेवी का ऑपरेशन ऑपरेशन विजय बहुत फेमस है सर। कब हुआ था ये? ये 1999 में क्या था उसका मेन मकसद ऑपरेशन विजय का? ऑपरेशन विजय का मेन मकसद सर जो पाकिस्तान के साथ में जो वार थी, और उस वार में जिस चोटी पर हम लोग चूँकि स्ट्रेटेजिक बेनिफिट था पाकिस्तान को ऑपरेशन विजय में, और ऐसी स्थिति में जो जिस जगह पर हम लैक कर रहे थे, तो इस लैकनेस को मीट आउट करने के लिए ऑपरेशन विजय हमने किया, और उस चोटी को अपने अंदर में करने का ऑपरेशन हिंसा ऑपरेशन ऑपरेशन ये बताइए कि जो कारगिल वार हुआ इसके पीछे क्या फॉल्ट रहा था, इसका क्या कमी रहा जो घुसपैठ वहाँ चल गए आपके टॉप पे पहुँच गए, बाद में काफ़ी देर में वहाँ आपको पता चलता कि युद्ध की नौबत की स्थिति क्या जाती है, लेकिन क्या हमें क्या कमी रह गई होगी जिस वजह से उसमें पहले नहीं भाग पाए और युद्ध को बदल गया। सर यदि हम कारगिल वार के बेसिक रीजन को देखें तो हमेशा से ही जो पाकिस्तान की नीति रही है जम्मू कश्मीर को अपने अंदर में लाने का, वो जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंसी के नाम से वो अपने कंट्रीज में मिलाना चाहता है, और ऐसी स्थिति में वो तमाम तरह के प्रयास आज़ादी के बाद से कर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति हमें कारगिल वार के रूप में भी देखने को मिला, और जिस प्रकार से 1999 के पास में अटल बिहारी वाजपेयी ने कश्मीरियत जमहूरियत का जो नारा दिया था, और जो बिलीफ सिस्टम हम लोग बनाने की दिशा में और बताइए, मैं आपको कमी पूछ रहा हूँ, कमी बताइए कि हमारे स्तर पे क्या कमी हो गई जो घुसपैठ हो गया वहाँ पे। सर अपने स्तर पर यदि कमी देखें तो हमारी इंटेलिजेंस चूँकि एक दूसरी बात में जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी हमारे पास में, उस घुसपैठ को डिटेक्ट करने के लिए वो नहीं कर पाए, तो बेसिकली रिसोर्सेस एंड इंटेलिजेंस के बेसिस पर हमारे पास हम कर नहीं पाए थे या हम लेट हो गए? लेट हो गई। कर तो हम पाए थे तभी तो हमने नहीं बना।
BS6 क्या है? BS6 सर भारत स्टेज 6 है BS6 मैं इंजन के केस में पूछूंगा, जैसे गाड़ियों के केस। सर। सेम वही है सर, भारत स्टेज 6 इंजन के केस में ही है। वो प्रदूषण से प्रदूषण की जो स्थिति है उसको हम कम करने के लिए, मिटिगेशन करने के लिए हम BS6 तक जा रहे हैं। और BSL4 क्या है? जो कोविड के केस में बहुत हाईलाइट हुआ था। सर इसके बारे में मुझे नहीं आप केमिस्ट्री, आपका ग्रेजुएशन रहा सर। तो आपने केमिस्ट्री में आप कौन कौन सी विषय थी आपके स्नातक में? सर विषय कौन कौन सी थी आपके स्नातक में? केमिस्ट्री तो कई होती है ना? बेसिकली सर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 विशेष ब्रांचेस था जिसके ऊपर मैं- आपको कौन सी सबसे अच्छी लगती थी उस समय? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नॉर्मलिटी मोलिटी आपको सुना था? सर क्या होता है बेसिक डिफरेंस नॉर्मलिटी मोलिटी? सर नॉर्मलिटी और मोलिटी दोनों सब जो है वो सॉल्यूशन से रिलेटेड वर्ड है, और इसमें जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो मेजरमेंट है उसी को सर हम लोग मैपिंग करते हैं। क्या मेजर करते हैं इसमें? जैसे सर कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है उसके ही जो क्वांटिटी है उनको मेजर करते हैं। जैसे कि 1000 kg में मेजर मोलिटी को करते हैं, 1000 ml के बेसिस में मोलिटी को करते हैं। LPG और CNG में क्या है? LPG और CNG सर LPG बेसिक सर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। यदि हम LPG देखें सर, जो भी पृथ्वी के चट्टानों में जो हाई प्रेशर क्रस्ट के कारण से जो एक क्रूड ऑयल निकलता है, वो ऑयल को जब हम बाहर निकालते हैं और उसको जब बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से हम गुजारते हैं तो जो हमें ऑयल मिलती है वो लिक्विड पेट्रोलियम LPG मिलती है, जो गैसेस मिलती है। बट जो CNG है उनको हाई प्रेशर पर कंप्रेस्ड करके हम CNG बनाते हैं, जिसका उपयोग गाड़ियों के तरह PNG क्या होता है? PNG PNG HCNG का नाम सुना? HCNG सर यदि अपन में नहीं। HCNG सर बेसिकली हाइड्रोजन बेस्ड CNG है, जिसका जो ईंधन क्षमता है वो बेहतर है, जिसका हम लोग इस्तेमाल फ्यूल के रूप में करते हैं। आपका ऑप्शनल भूगोल रहा है, सर ठीक है? सर तो आप भूगोल देता है तो ये बताइए कि इतने सारे रिसोर्सेज बिहार में होने के बावजूद एग्रीकल्चर काफी पिछड़ा हुआ है। क्या प्रमुख कारण बताइए, वन लाइन में बताइएगा, 4 से 5 प्रमुख कारण एक एक लाइन करके डिटेल में। सर यदि पहला कारण देखें तो लैंड मैनेजमेंट बेहतर नहीं रहा है। दूसरा कारण देखें तो फ्लड का काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पर पड़ा। तीसरा कारण देखें तो एग्रीकल्चरल में मैकेनाइजेशन वहाँ पर काफ़ी कम हुई है। और चौथा कारण देखें तो जो फार्मर्स है उनका जो एक इनोवेशन है एग्रीकल्चरल को करने में, वो उसके प्रति रुझान काफ़ी कम रहा, क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं रहने के कारण से। और पांचवा यदि हम लोग देखें सर, मैक्सिमम इमिग्रेशन जो बिहार से रहा, आउटफ्लो ऑफ लेबर्स नेबरियस स्टेट में, जिसके कारण से मैन पावर के लिए बहुत बड़ी कमी हुई। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 देखेंगे तो पूरे भारत का जो इकोनॉमिक, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है, जिसे कहते हैं कृषि सहवर्ती उद्योग, उसमें पूरे भारत में मात्र 3% का डेवलपमेंट है, जबकि बिहार में 17.3%। ऐसा क्यों? सर चूँकि प्रमुख कारण यदि देखा तो बिहार एक पिछड़ा राज्य है, और दूसरा राज्य है, ये तो एक तो पूरे भारत में 3% है डेवलपमेंट, बिहार में 17% डेवलपमेंट है, इसमें पिछड़ा राज्य का पिछड़ा राज्य होने के कारण सर यहाँ पर डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और इसलिए यहाँ पर जब हम डेवलपमेंट के कार्य को स्टार्ट किए तो हमें ग्रोथ अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा। क्या क्या सर ग्रोथ हुआ कृषि में? कृषि संबंधित योजनाएं बता दीजिए। अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चित अभी ऐसी योजनाएं हैं कृषि से रिलेटेड, जिनको भारत सरकार भी एक्सेप्ट कर रही है। इसलिए बजाते उस लेटर को सब जगह सर्कुलेट किया, इस
जो इम्प्रूवमेंट बिहार सरकार कर रही है उस इम्प्रूवमेंट को आपको भी करना है पूरे भारत में। सर बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं सर, बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका बताइए कौन सा ऐसा जो योजनाएं हैं जो जो भारत सरकार ने सभी राज्यों को लिखा है कि आप इस चीज को करें जो बिहार सरकार अभी कर रही है। जैसे सर ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर मुझे प्रमोट किया था गंगा कॉरिडोर योजना, तो कन्फर्म है आप? गंगा कॉरिडोर योजना का भी आप कन्फर्म है जो आप बता रहे हैं तो कन्फर्म है कि भारत सरकार ने उस चीज को बोला है कि हाँ बिहार सरकार का ये योजना बहुत बेहतरीन है आप भी करें। एग्जैक्टली उस योजना का नाम है। अभी बिहार में मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि जो वीसी वाइस चांसलर रिक्रूटमेंट हो रहा है एक वाइस चांसलर को 3 यूनिवर्सिटी दी जा रही है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी इधर अपना इधर पूर्वी चंपारण में एक महात्मा गांधी का है और इधर गोरखपुर यूनिवर्सिटी 3 यूनिवर्सिटी जो इतनी दूर दूर है उनका एक ही वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। तो एक वाइस चांसलर इतना 3 यूनिवर्सिटी एक साथ मैनेज कर रहा था, क्या इससे नहीं लगता आपकी वहाँ की क्वालिटी कम्प्रोमाइज होगी? सर बिल्कुल सर आप सही करें, क्योंकि यदि एक वाइस चांसलर को 3 यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारियां दी जाएगी तो उसमें क्वालिटी कम्प्रोमाइज होगी सर। बट आपको अगर ये मौका मिले इसमें राय देने का प्रशासन के जो भी संबंधित विभाग हैं उसमें आप क्या करेंगे, क्या आपका क्या इनपुट होगा? सर मैं वाइस चांसलर को एक इनपुट देना चाहूँगा कि वो जिसे काफ़ी सबल और ईमानदार व्यक्ति जिसको वह अपने से समझे उस व्यक्ति को वो सर जो 3 यूनिवर्सिटी है उसमें अपॉइंट करें और जिसका वो मैनेजमेंट करे वाइस चांसलर, ताकि एक तरह से या प्रत्यक्ष रूप से तीनों यूनिवर्सिटी में एक तरह से वाइस चांसलर का रोल करे उस पर क्वालिटी के साथ मैनेजमेंट। अगर एक ही वाइस चांसलर 3 यूनिवर्सिटी में करना था तो फिर झारखंड और बिहार को विभाजन ही क्यों किया? अगर एक मुख्यमंत्री सब मैनेज कर सकते तो विभाजन का कारण क्या? हम बनाते क्यों अलग इन चीज़ों को? जब अगर बनाते तो एक ही आदमी को इतना दूर दूर दे दिया तो फिर विभाजन की बात क्यों उठती है? सर सरकार के स्तर पर यह ऑलरेडी जानकारी है कि मैन पावर का जो शॉर्टेज है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में है और इस से रिलेटेड इशू पर गवर्नमेंट तेजी से कार्य भी कर रही है और जब तक यह रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक यह खाली रूप से 3 यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे पास रिक्रूटमेंट की प्रॉब्लम है, तो वाइस चांसलर के रिक्रूटमेंट के लिए हमारे पास मैन पावर की कमी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोफेसर हैं एलिजिबल प्रोफेसर फॉर वाइस चांसलर पोस्ट हमारे पास मोर देन इनफ। तभी भी सरकार का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है कि एक यूनिवर्सिटी का एक ही वाइस चांसलर हो? सर मुझे लगता है कि और बिहार ही एकमात्र ऐसा मुझे अभी आज की डेट में नजर आ रहा है जो कि इतनी दूर दूर की 3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उन्होंने एक ही नियुक्त किया। मुझे लगता है सर कि यह जो रिक्रूटमेंट बिहार गवर्नमेंट ने किया वो अब खाली दृष्टिकोण से होगा सर। आप झारखंड के हैं, बिहार में क्यों काम करना चाहते हैं? आप झारखंड जेपीएससी क्यों नहीं करते? आप वहाँ रहते हैं, आप वहाँ ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे, आप जनजातियों के बीच में रहते हैं, उनके साथ लगाव है आपका, वहाँ छोड़ के बिहार में क्यों काम करना चाह रहे हैं? सर यदि मैं अपना जन्म स्थान के रूप में भी देखूं तो 1992 में मेरा जन्म हुआ है और इस दृष्टिकोण से मेरी राज्य जो जन्म स्थान के दृष्टिकोण से बिहार ही है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भले ही इसे बिहार और झारखंड के रूप में अलग कर दिया गया है, लेकिन एज ये ह्यूमन सेंस और हम कल्चर यदि हम देखें तो वो बिहार रहे या झारखंड या उड़ीसा या भारत के किसी भी कोना में रहे, हमको जब सर्विस देने की प्रोबेबिलिटी आएगी तो मैं बेहतर से बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड। झारखंड की कौन सी ऐसी खूबी है जो बिहार में अभी वर्तमान में लागू करना चाहते हैं? अब बिहार की कौन सी खूबी है जो वहाँ पर लागू करना चाहेंगे? सर झारखंड में एक बहुत अच्छी प्लास्टिक मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी अच्छा कल्चर शुरू हुआ था कि जितने सारे दुकान है उन सारे दुकानों में प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना है और इस स्थान तो पर बिहार में भी बैन है उसके अल्टरनेटिव्स के रूप में जो इस्तेमाल करना है सर, रिसाइकिल प्रोसेस। रिसाइकिल प्रोसेस और पत्ते का बनाया हुआ जो प्लेटें हैं
जो बायोडिग्रेडेबल होगा, और इसको फॉलो बिहार की गवर्नमेंट कर सकती है। और जहाँ तक हम जनजातीय इलाका होने के नाते झारखंड में अभी मदिरा की जो एक प्रॉब्लम्स है वहाँ पर, एक तरह से स्थानीय स्तर पर भी काफ़ी ज़्यादा, जिसको स्थानीय भाषा में हड़िया कहा जाता है, तो बिहार सरकार ने जिस तरह से बैन किया है मदिरा को, उस तरह से झारखंड सरकार को भी फॉलो करना चाहिए। तो इससे नहीं लगता है कि पूरा जनजातीय का अर्थव्यवस्था उस पर खत्म हो जाएगी? क्योंकि अधिकतर जनजातीय को देखा गया कि पारंपरिक जो उसका स्रोत होता है जंगल ही होता है, और जो भी खेती होता है पारंपरिक वही करती है। तो उससे अगर बैन हो जाता है तो उन लोगों का आर्थिक नुकसान होगा पूरा। उसका पॉजिटिव यूज क्या किया जा सकता है? मदिरा का प्रोडक्शन बिना रोके उसका पॉजिटिव यूज क्या किया जा सकता है, जिससे हमें उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत रहे, सरकार को भी फायदा मिले, और उनकी इंडस्ट्री भी ना हो, उनको मुख्य धारा में जोड़ा भी जाए? कैसे यूज करेंगे उन मदिरा का हम जो उत्पादन है? सर, जहाँ तक जनजातीय लोग जिस मदिरा का सेवन करते हैं, वो मदिरा स्थानीय स्तर पर ही उत्पादन, उनके घरेलू स्तर पर ही उसका प्रोडक्शन होता है। तो यदि गवर्नमेंट जो इंग्लिश, जिसको हम लोग मदिरा कहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आकर के बनाती है, तो इसका कॉस्ट यदि हम बढ़ा दें तो स्थानीय लोकल लेवल पर उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, तो गवर्नमेंट को इसमें काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी गेन होगा, और लोग अपने स्थानीयता को भी बना करके रखने में कामयाब होंगे। कन्वेंशनल सिंबल क्या है? आप तो बोले कि अभी बैन करना चाहिए, आप फिर कह रहे हैं कि फिर इसको बढ़ा देना चाहिए। देन सर, इंग्लिश दारू के स्तर पर होना तो जो बिहार के गवर्नमेंट में, तो बिहार में तो सब बैन है, जितनी भी देसी दारू है वो भी बैन है यहाँ पर बिहार में। तो मैं सर, यदि मेरी अपनी दृष्टिकोण देखा जाए तो मैं पूर्ण रूप से झारखंड में भी बैन के पक्ष में, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुल मिलाकर के एक समाज को इससे हानि नहीं होती। मान लीजिए ऐसी जगह आप एसडीएम नियुक्त किए गए, जिस क्षेत्र में उस तरह की जनजातियाँ हैं जिनका मुख्य जो स्रोत है आय का वो मदिरा उत्पादन है, और कोरोना का कहर चरम पर है, और आपके पास कोई भी सप्लाई बाहर से नहीं आ रही है, ठीक है, मतलब कोई एंटीसेप्टिक या सैनिटाइजर, तो आप किस तरीके से उनकी इस उत्पादन क्षमता का एक सही दायरे में उपयोग करेंगे? तो कुछ लोकल लोगों को इन्फेक्शन आ चुका है कोरोना का, तो कैसे उनको बचाएंगे और क्या कहेंगे? मास्क की सप्लाई भी नहीं आ रही वहाँ, न सैनिटाइजर की सप्लाई आ रही, तो कैसे उनके इस प्रोडक्टिविटी की आइडिया को पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे उनको बचाने के लिए? सर, यदि पॉजिटिव में देखें तो जो चूँकि मास्क भी वहाँ नहीं जा रहा है, तो जनजातीय स्तर पर जंगलों से जो एक नई कल्चर पत्ते से मास्क बनाने की है, सैनिटाइजर भी नहीं जा रहा, तो एक तरह से मास्क के रूप में हम उस पत्ते से बनाया हुआ मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, सैनिटाइजर भी चूँकि नहीं जा रहा है, और सैनिटाइजर में भी अल्कोहल की मात्रा है, और स्थानीय स्तर पर भी जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो किण्वन की प्रक्रिया से हम लोग अल्कोहल का प्रोडक्शन जनजातीय स्तर पर किया जा सकता है, और उसको हम लोग आंशिक रूप से इस्तेमाल एज ए सैनिटाइजर भी कर सकते हैं। बाकी सर, जनजातीय इलाका जो जिस क्षेत्र में होती है वहाँ पर इन्वायरमेंट के काफ़ी नज़दीक होती है, तो स्पेस काफ़ी रहता है, कॉन्ग्रीगेशन भीड़ की बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, तो हम सेल्फ जो सोशल डिस्टेंस है उसको भी मेंटेन करके रख सकते हैं। जहरीली शराब क्या है? जहरीली शराब है सर, एक जो उनके शराब है, एक हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छी होती है। आप केमिस्ट्री में विद्यार्थी होने के संबंध में बताइए, जहरीली शराब क्या है? जहरीली शराब ऐसा है सर जिसमें टॉक्सिक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जिसका जहरीली शराब स्वास्थ्य। का वैज्ञानिक नाम क्या है? केमिस्ट्री आप पढ़े हैं, आपको काफ़ी अंदाजा है। सर जहरीली शराब तो एक आम जनता का नाम है, केमिस्ट्री वाला क्या समझेगा जहरीली शराब? जहरीली शराब के बारे में वैज्ञानिक नाम क्या है? आपने एल्कोहल कहा है, एल्कोहल तो एक फैमिली हो गई, सर तो हर फैमिली के हर मेंबर क्या सैनिटाइजर की तरह यूज किया जा सकता है? नहीं सर, तो एल्कोहल कौन सा वो इथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल क्या होता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सर जो प्रोपेनॉल है उसी का एक अवयव है सर, जिसको आइसोमर हम लोग कह सकते हैं। सिर्फ प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल भी? प्रोपेनॉल का जो आइसोमर है सर, जिसमें से हम लोग प्रोपेन-टू-ऑल भी हम लोग कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? इथेनॉल यूज करेंगे हम, प्रोपेनॉल को यूज सर, इथेनॉल और जो प्रोपेनॉल है,
इथेनॉल बेसिकली सर दोनों की जो इफेक्ट है उसके लेवल पर ही डिपेंड है, एग्जैक्टली मैं इससे मान लीजिए अभी मास्क का जो चलन जिस तरीके से बढ़ रहा है, इस मामले में जैसे एक समय ऐसा आएगा कि मास्क जो कचरा, जैसे पॉलीथीन जब चला था और आज एक पॉलीथीन का एक अलग ही ढेर पैदा हो रहा है शहर के हर कोने में लगभग। तो इस तरीके से क्या आपको लगता नहीं कि एक ऐसा समय आएगा कि जो मास्क है इतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में हमारी इर्द इतना ज़्यादा मास्क हो जाएगा तो फिर एक अलग समस्या पैदा करेगा। तो इसके लिए आप इन्वायरमेंटल के तौर तरीके से और एक अधिकारी होने के नाते क्या स्टेप्स लेंगे अपने एरिया में? सर बिल्कुल सर, चूँकि मास्क भी आने वाले समय में एक तरह से एज ए प्लास्टिक प्रॉब्लम बन सकती है, तो जो प्लास्टिक को रोकने के लिए जो कानून हम बनाए हैं तो मास्क के भी संबंध में ये लागू किया जा रहा है सर। आज हम मास्क को भी पहन करके ओपन किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं फेंक सकते हैं, इसके लिए भी जुर्माना और दंड का प्रावधान है। और ये बताइए कि जैसे आपका जो देवघर है और झारखंड, आपने कहा कि वहाँ पे जैसे काफ़ी स्वच्छता का, जैसे आपने कहा रिपीटेबल खादी और ये सब चीज़ भट्टी के बनाया सर तो स्वच्छता के इंडेक्स में झारखंड का क्या स्थान है हमारे? सर झारखंड का सर एग्जैक्टली वो जो प्लेस है मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, बट मॉडरेट है सर। बिहार से ज़्यादा है क्या? बिहार से अच्छा परफॉर्मेंस है। बिहार और झारखंड का विभाजन का मेन कारण क्या था? क्या जरूरत थी विभाजन की? सर यदि मेन कारण देखा जाए तो जो दक्षिणी बिहार है जिसको वर्तमान में हम लोग झारखंड कह रहे हैं, इसका बिहार के विकास की जो एक तरह से प्रोग्रेशन है इसमें हमेशा उपेक्षित रहना और अंततः इसको एक पॉलिटिकल डायमेंशन दे दिया जाना जो झारखंड के अलग होने का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कोई नहीं है? फिजिकल होगा, सोशल होगा, कल्चरल कुछ होगा तब तो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा ही बहुत होता है कि किसी चीज़ की? सर उस पॉलिटिकल एजेंडा के पीछे का जो बेस लाइन था, उस बेस लाइन में जनजातीय कल्चर था, जो उसकी धरातलीय संरचना थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया सकता कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से ही पिछड़े होने के कारण से वो पॉलिटिकल एक रीजन बन गया और पॉलिटिकल के बेस के रूप में उसकी स्थानीय कल्चर और धरातलीय स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। एनआरसी को आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कैसे जोड़ सकते हैं? सर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में एक तरह से संपूर्ण जानकारी देती है। किस तरह की जानकारी? तो जिसे मतलब उसका जो रिलेशन है रिलेटिवली वो कहाँ से बिलोंग कर सकते हैं, और यदि कोई व्यक्ति है और उसका हमें डीएनए के बारे में पता है तो हम सिमिलर जो डीएनए है जिस कंट्री से बिलोंग करता है और उससे पूछताछ करने के बाद में हम एक कोरिलेशन बिठा सकते हैं और यह प्रूव कर सकते हैं थ्रू फिंगरप्रिंटिंग कि डीएनए जो है उससे कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। अभी हाल फिलहाल में स्टेरिंग गैस का नाम आपने सुना होगा। सर हाँ सुना। सर कुछ महीने पहले साउथ इंडिया में विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में गैस का लीकेज हुआ था। इसका क्या फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला स्टेरिंग का? सर C8H9 C8H9 सर। कंफर्म है? सर मैं जस्ट अनुमान लगा रहा हूँ सर। मैं ट्रेजेडी क्यों हुई थी वो? सर बेसिकली ट्रेजेडी का कारण था सर कि प्रिजर्वेशन जो उनका था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। वो टेम्परेचर का जो मैनेजमेंट किया जाना था वो, और जो उससे निगरानी जो मॉनिटरिंग किया जाना था तो काफ़ी लंबे समय से उसका इंस्पेक्शन नहीं हो पाई थी। मुख्य वजह क्या थी? प्रशासन की लापरवाही से। और कोई वजह नहीं? और क्योंकि प्रशासन तो बदला नहीं हुआ, प्रशासन पहले भी वही रहा होगा जो 70 60 साल 50 साल से चलते हैं। प्रशासन आज भी प्रशासन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसे लापरवाही कैसे कहें? क्योंकि सर उसका जो प्रॉपर जो जैसे केमिकल प्रिजर्वेशन एक्ट 1989 का यदि देखें तो उसके तहत में सर रेगुलर प्रिजर्वेशन मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन की बातें कही गई है। क्या इस पे लॉकडाउन को कोई असर नहीं पड़ा? इस घटना के पीछे लॉकडाउन का हाथ है? सर मेरा मानना है कि जहाँ तक उसके बारे में मेरी जानकारी है कि इसके पहले भी पिछले 1-2 साल से उनका कोई रिपोर्ट एग्जैक्ट नहीं था इंस्पेक्शन का, तो यह लॉकडाउन के पहले से भी एक तरह से लापरवाही देखी जा सकती है।
जो अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन के टाइम में यह ब्रेक कर दी। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि जो मैन पावर का डिप्लॉयमेंट होता है, एक 10 काम जो आदमी करते थे वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से 2 आदमी उस चीज़ को देख रहे थे और प्रॉपरली उसको इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे? सर सेम सर, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और यही सब सर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की कमी का प्रभाव पड़ा। महिलाओं को अस्थायी कमीशन दिया जा रहा है, क्या फायदा होगा डिफेंस में महिलाओं को अस्थायी कमीशन देने से? सर इसका जो वन लाइन बताइए डिटेल में, 2-3 बस बताते चलिए। इस तरह से सर जो To the point. जो हमारे पास में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इसमें कमी आएगी सर। और दूसरी जो ऑपरेशनल व्यू से ऑपरेशनल व्यू से सर, जिस तरह से महिलाओं का कुछ ऑपरेशन में योगदान रहा है उसको देख करके हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी जो है कैपेबल मैन पावर का, जिसको हम लोग कहते हैं कि क्वालिटेटिव पुल जो है हमारे पास में, जब हमारे वुमेन सेक्शन से भी आएगी, इससे हम अपना ऑपरेशन को बेहतर कर पाएंगे। क्या आपको लगता नहीं कि पहले हमें शॉर्ट सर्विस देनी चाहिए थी, तब उनको परमानेंट कमीशन करना चाहिए था? सर यदि आप सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट से देखें तो मेन और वुमेन में एक तरह से मेल और फीमेल सेक्स के ऊपर में कैपेबिलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं पाया गया सर। और इस एंगल से यदि हम देखें तो कोई भी रोल को जो मेन प्ले कर सकता है ये वुमेन भी प्ले कर सकता है। और जहाँ तक शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात है तो हमने प्रारंभिक स्तर पर उसको 5 ईयर का शॉर्ट सर्विस कमीशन देख करके उसकी कैपेबिलिटी को चेक भी किया, उसके बाद एक्सटेंड करके 10 ईयर, देन 15 ईयर, 14 ईयर, देन 20 ईयर करने के बाद हम एक प्रोग्रेसिव डिसीजन पर आए। तो शॉर्ट सर्विस में महिलाएं अपने बॉर्डर फ्रंटियर रीजन में पोस्टेड हो रही थी पहले से सर इंडियन आर्मी में? सर एग्जैक्टली इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि वो बॉर्डर एरिया में हो रही थी या नहीं, क्योंकि अगर हम उनको परमानेंट कमीशन अभी भी कर दें और उनको डिप्लॉयमेंट हम फ्रंटियर्स से ना दें, तो जो आप इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी तो मेन तो वहाँ पे देखी जाएगी ना, दिल्ली में तो इक्वालिटी तो बहुत पहले से। सर बट परमानेंट करने के बाद में मेरा मानना है सर बेहतर अपॉर्चुनिटी उसे भी दी जानी चाहिए। व्हाट इज द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी? फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी सर वो नाम एग्जैक्टली मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन? सर शहरीकरण बेसिकली एक ऐसे एरिया को कहते हैं जहाँ पर मानव के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज है वो अवेलेबल होती है, जैसे बेहतर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, मेडिकल की फैसिलिटी, वहाँ का जो सीवर प्लानिंग है, वहाँ का जो रेसिडेंशियल प्लानिंग है, हाउसिंग जिसको हम लोग कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल मशीन। और जहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की प्रधानता होती है। डिस्क्राइब द फीचर ऑफ मॉय। सर मॉय का फीचर को डिस्क्राइब किया। सर मैं उसका हिंदी वर्जन के बारे में सर क्या एक मोनोलिथिक ह्यूमन फिगर है, ठीक है? मॉय आर मोनोलिथिक ह्यूमन फिगर्स। सर तो जानते हैं इसके बारे में? इसका हिंदी भी है ये मॉय, इंग्लिश भी है। सर इसके बारे में मैंने स्टडी की। काला धन क्या होता है? सर वैसा धन जिसके ऊपर में टैक्स पे नहीं किया जाता सर, उसको बेसिकली हम काला धन की श्रेणी में रखते हैं। चाहे क्योंकि यदि हम टैक्सेशन में देखें तो चाहे वो टैक्स के दायरे में आए या टैक्स के दायरे में नहीं आए, हम यदि उसके ऊपर में 0 रुपीज़ टैक्स ही क्यों ना पे करते हैं तो वो हमें वाइट मनी के अंदर में आता है। यदि हम टैक्स पे नहीं करते तो वो ब्लैक मनी पे। फिजिकल ज्योग्राफी का क्या मतलब है? सर फिजिकल ज्योग्राफी का अर्थ है कि ज्योग्राफी की वे सारी एक तरह से यूनिट्स जो हमें दिखाई देती है, जैसे हम कार्टोग्राफी को देखते हैं या जिसे महसूस करते हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी या ओशियन के बारे में या जो इन्वायरमेंट के बारे में, तो इस तरह की जो फीचर्स हमारे आसपास में चारों तरफ में दिखाई देती है, ये सर फिजिकल। अक्षांश एवं देशांतर में अंतर क्या है? सर यदि अक्षांश देखें तो जो ग्लोब पर बड़ी लाइन है
जो हॉरिजेंटल रूप से कड़ी लाइन है उसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो खड़ी लाइनें जिनको हम लोग कहते हैं, वर्टिकल लाइंस जो हम लोग कर रहे हैं उनको देशांतर रेखा कहते हैं। और ये दोनों में सर बेसिक जो डिफरेंस हम लोग देखते हैं कि जो इक्विनॉक्स पर जो अक्षांश रेखा है वो केवल 360 डिग्री। बिहार का क्या है विस्तार अक्षांशीय? बिहार का अक्षांशीय देशांतर की विस्तार बताइए, लंबाई चौड़ाई। सर अप्रॉक्स एग्जैक्टली सर मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। कितने जिले हैं बिहार में? 38 डिस्ट्रिक्ट, कितने जिले बाढ़ प्रभावित हैं? 23 डिस्ट्रिक्ट कंफर्म है 23? हाल फिलहाल की जो रिपोर्ट का उसमें 23 डिस्ट्रिक्ट की चर्चा की। आपके डिस्ट्रिक्ट से कोई बिहार का डिस्ट्रिक्ट है इसका? सर जमुई जिला और बांका जिला। ये कौन से आता है सब डिवीजन में? ये आता है मुंगेर के एरिया होंगे में, सब डिवीजन में। सब डिवीजन एग्जैक्टली सर मैं रिमाइंड नहीं कर पाऊँ, बट मैं अनुमान लगा सकता हूँ जिला का। और इतना और जनपद भी क्या अंतर होता है? सर बेसिकली जनपद जो शब्द है इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम किया जाता है, बिहार में जिसको हम लोग जिला के रूप में डिफाइन करते हैं बिहार में। और जिला जनपद एक बात होगी। हाँ जिला परगना या जनपद परगना में क्या अंतर है? सर और परगना पूरे एक लोकेलिटी जिनमें से एक जिले हो सकते हैं या एक से ज़्यादा जिले भी हो सकते हैं। तो एक परगना में अधिक जिले भी हो सकते हैं, लेकिन एक जिले के अंतर में परगना को डिफाइन नहीं किया सर। ओके, आप जा सकते हैं। ये सिर्फ ध्यान देंगे आप दोनों को। तो आप दरवाजे से निकल रहे होते हो तो आपको याद रखना है, कोई अगर असिस्टेंट नहीं है तो आपको दरवाजा बंद करके जाना है। और ये याद रखना दरवाजे से आवाज़ नहीं होनी चाहिए, बंद करने की स्पीड धीरे होनी चाहिए। और जब आप अंदर आ जाते हो, मान लो असिस्टेंट नहीं है तो आपको दरवाजा धीरे से बंद करना, चू चा नहीं होना चाहिए। अगर चू हो गया तो आप बहुत आराम से कीजिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। गंगा में जब जनजाति का क्वेश्चन पूछा गया, जनजाति में नारा लगा सकते हैं या नारा नहीं लगा सकते? एक चीज़ और कि अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं तो आपको कहीं बोलने की जरूरत नहीं है, आप हमसे अनुमति मांगिए। आप अधिकारी हम आपको अंदाजा के लिए अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, तो ठीक है नहीं, आप ऐसा बोल सकते हैं जहाँ तक सर मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। आप बोलिए, आप परमिशन, आप जब सुनिए, बोलिए जहाँ तक मेरा वो अनुमान है। बंद कर देना, वो वीडियो छू देना ऊपर ठीक है, आइडिया